बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की तातीलात की वजह से स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, तो हमने जहां पर लास्ट सीरीज में अपने लेक्चर्स को छोड़ा था, हम उसी के आगे से आज अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास ALP से रिगार्डिंग सिलेबस आ गया है और उसी की बेस पर हमने लास्ट टाइम अपने स्कूल में जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो सिलेबस कंटिन्यू किया था। तो आज भी हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी ALP के अकॉर्डिंग आगे ही कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको ये बता दिया जाएगा और ये बता दिया जा रहा है कि जैसे कि आप जब स्कूल आ रहे थे तो आपको कुछ विंटर वेकेशन का वर्क दिया गया था, जिसमें मैंने आपको बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स जो थे वो प्रोवाइड किए थे। तो स्टूडेंट्स, आपने उस काम को रिटन फॉर्म में साथ साथ करते रहना है और आज जहां से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एज अ वीडियो लेक्चर, आपने इसको भी साथ साथ लेकर चलना है। तो आज हम स्टूडेंट्स जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा वर्क फॉर डे 1 इनहेरिटेंस के चैप्टर मींस चैप्टर नंबर 15 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस होता क्या है या इनहेरिटेंस है क्या। तो आप यूं कह लीजिए कि इनहेरिटेंस का मतलब विरासत है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स हैं, उनकी भी इनहेरिटेंस है, विरासत है, और वो डिवाइड होके आगे तमाम आप जो बहन भाई हैं आपस में आप में डिवाइड होगी। इसी तरह कुछ केमिकल फॉर्मेशन में भी इनहेरिटेंस है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी बेबीज तक आती है। ठीक है, तो उसी से रेलिवेंट एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो मैंने सामने मेंशन की है, जो आपकी बुक के ऊपर भी राइट है कि द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मींस कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस खसूसियात, जो भी खसूसियात हैं वो ट्रांसमिट होती हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक वो जो खसूसियात ट्रांसफर होनी है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स, इसमें एक टर्म मजीद ऐड कर दी गई है जो होपफुली आपने पहले नहीं सुनी होगी, उसे भी गौर से देख लीजिए। वो टर्म क्या है कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड ट्रेड्स। तो ये स्टूडेंट असल में ट्रेड्स वो टर्म है जो होपफुली आपने पहले नहीं सुनी हुई। ठीक है जी। ट्रेड्स का मतलब ट्रेड्स उन्होंने एक न्यू टर्म दी है इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ठीक है, अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट जो है वो आई कलर है, स्किन कलर है, इसके अलावा अटैच्ड एंड फ्री एयरलोब्स है, एटसेट्रा। ये तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं। और इससे रेलिवेंट काफी डिटेल में जो हमने एक्सप्लेनेशन समझी थी कि ये पूरा मैकेनिज्म होता कैसे है, तो वो आपको याद होगा। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं कि आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5, तो स्टूडेंट्स 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 जो था सेल साइकिल, उसमें आपको याद होगा कि हमने प्रॉपरली
माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें मियोसिस में हमने प्रॉपरली डिस्कशन की थी कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं और उसकी वजह से सेल्स जनरेट होते हैं, और फिर वो पूरा एक प्रॉपर मैकेनिज्म था जिसके थ्रू वो सारा प्रोसीजर अकर होता था। तो जब स्टूडेंट्स हमने वो मियोसिस का टॉपिक पढ़ा था तो हमने वहां पे ये बात देखी थी कि ड्यूरिंग एनाफेज 1 क्या होता था, वेरिएशंस आती थी। वेरिएशंस का मतलब आप लोगों को याद होगा, हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर के वक्त जो जीन्स हैं वो क्रॉस हो जाते हैं, जिस वजह से आने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर चेंजेस आती हैं, जिनको हम वेरिएशंस कहते हैं। तो जो वेरिएशंस की वजह से जो प्रॉपर्टीज हैं, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दे रहे हैं या जिनको हम ट्रेट्स कह रहे हैं, ये एक्चुअल में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसमिट होते हैं। और इन्हीं ट्रेट्स को हम कहां डिस्कस करते हैं, इनहेरिटेंस में। तो ये स्टूडेंट एक छोटा सा ब्रीफ कह लीजिए नोट है, या यूं कह लीजिए ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस। अब चलते हैं उस पॉइंट पर कि इनहेरिटेंस जो है वो कौन सी ब्रांच से रिलेट की जाती है, या फिर किस ब्रांच में हम इनहेरिटेंस की डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने वो भी मेंशन किया हुआ है कि इनहेरिटेंस जो है वो जिस ब्रांच से रिलेट करती है या जहां पे उसकी डिस्कशन की जाती है, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं जेनेटिक्स। ठीक है जी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, ऐसी ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं। और इन बेसिस पर स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना चाहिए, इसके साथ साथ ये आपको कई बार क्लासरूम में भी बताया गया है कि द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रिगोर मेंडल। तो ग्रिगोर मेंडल इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी ग्रिगोर मेंडल जो थे ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। इन्होंने जीन्स के ऊपर काफी काम किया है और हम देखेंगे कि इनकी जो वर्किंग है वो कैसे हुई, इन्होंने कैसे उसको अप्लाई किया, वो तमाम तर बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। हत्ता कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रिगोर मेंडल के नाम से अभी हम देखेंगे टॉप पे जो मेन हेडिंग्स हैं वहां पे बेसिकली लिखा हुआ है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि मेंडल्स के कुछ लॉज हैं जो कि इनहेरिटेंस पर अप्लाई हो रहे हैं। तो आइए जरा बुक की तरफ चलते हैं। आप अपनी बुक निकाल लीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 94 पे आ जाइए। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 94 पे आपको टॉप पे मेजर कॉन्सेप्ट्स की हेडिंग नजर आ रही होगी। अब अगर अकॉर्डिंग टू एएलपी बात की जाए तो इस चैप्टर में जो 15.1 हमारा पहला टॉपिक है, विच इज इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, ये हमने करना है। फिर 15.2 क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, ये हमने करना है। एंड 15.3 मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मेंडल्स के जो लॉज हैं इनहेरिटेंस पर, उनकी हमने डिस्कशन करनी है। बाकी इन्होंने एएलपी में, गवर्नमेंट ने जो सिलेबस है रिड्यूस करवा दिया है, तो आइए इसे कंटिन्यू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ जी। For much of human history, people were unaware of the scientific details of how babies got the characteristics of their parents. Mean to say कि पहले जो scientific details थी उनमें इतना ज़्यादा explanation नहीं थी, लोग अनअवेयर थे, यानी उन्हें बिल्कुल भी इस चीज का प्रॉपरली इल्म नहीं था कि कैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक या पेरेंट से बेबीज तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफर होती हैं। Peoples had always though that there was some hereditary connection between parents and children. Hereditary word हेरिडिटी से निकला है। स्टूडेंट, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, वो ही हेरिटेंस से ये वर्ड जो है जनरेट हुए हैं। इट मीन्स दैट के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो विरासत, वो खसूसियात जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक गई है। तो लोग ये मानते थे कि कुछ ना कुछ जो है वो पेरेंट्स का और ऑफस्प्रिंग का आपस में कनेक्शन है, और वो कनेक्शन एक्चुअल में पता कहां से चलता था, उनकी प्रॉपर्टीज का, जो कि
पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में या कह लीजिए बेबीज में सेम होती थी। ठीक है, वो अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने आपको पहले मेंशन कर दी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आई कलर है, ठीक है, इसी तरह स्किन कलर है, एटसेट्रा जी। बट द मैकेनिज्म्स वर नॉट अंडरस्टूड, लेकिन जो प्रोसेसेस थे, मैकेनिज्म्स थे, वो समझे नहीं गए। उसकी रीजन बड़ी सिंपल है, क्योंकि आपको ये बात पता भी होगी और आपको इस चीज का इल्म भी होगा कि पहले जमाने में जो पहले लोग हुआ करते थे उनके पास प्रॉपर मशीन्स अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो वो इन बेसिस पर उनके लिए काफी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं कि हमारे पास प्रॉपर मशीनरी मौजूद है। इसके अलावा हम मॉडर्निटी की तरफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन बेसिस पर आज हमने इन मैकेनिज्म्स को समझना स्टार्ट कर दिया है कि कैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं। ठीक है जी। Many answers to the questions about how offspring get the characteristics from their parents came from Gregor Mendel's work। यानी ये सारी डिटेल की डिस्कशन जो है वो सारी ग्रिगोर मेंडल्स के काम तक ले आई और इसी डिस्कशन ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है जी, हम ये देखेंगे कि ग्रिगोर मेंडल जो हैं उन्होंने 2 लॉज प्रपोज्ड किए। उन्हीं 2 लॉज को हम इन फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ठीक है जी। इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू मेंडल्स वर्क एंड अदर डिस्कवरीज ऑफ इनहेरिटेंस। यानी इस चैप्टर में एक्चुअल में हमने मेंडल्स के बारे में डिस्कशन करनी है और उसके साथ साथ दूसरी डिस्कवरीज की भी डिस्कशन करनी है। लेकिन जैसे कि आपको ये बताया गया कि ALP का सिलेबस है तो उसमें हमारा जो प्रॉपर कह लीजिए जो कॉन्सेप्ट होगा या प्रॉपर हमारी ग्रिप होनी चाहिए वो मेंडल्स लॉ पर होनी चाहिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स 15.1 का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जेनेटिक्स के बारे में लिखा गया है। वो क्या कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस। यानी जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम इनहेरिटेंस की डिस्कशन करते हैं या इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब आगे इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है कि इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी जो इनहेरिटेंस है वो एक्चुअल में क्या है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर होना है। एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड ट्रेट्स। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या नाम देते हैं? ट्रेट्स। एग्जाम्पल में आपके पास आप देख सकते हैं मेंशन है, मैन हाइट है, आई कलर है, इंटेलिजेंस है। ये तमाम चीजें जो हैं ये इनहेरिटेंस में काउंट की जाती हैं। ठीक है जी, और इनको हम इनहेरिटेबल ट्रेट्स या इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स पास कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर यंग थ्रू जीन ट्रांसमिशन। कि एक्चुअल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जाती हैं, तो एक्चुअल में वो जीन्स की बेसिस पर जाती हैं। ठीक है जी, तो जीन्स के बारे में भी हम थोड़ी देर तक डिस्कशन करेंगे कि जीन्स क्या हैं। लेकिन आपको इस बात का इल्म हो जाना चाहिए कि जहां से हमने रीडिंग स्टार्ट की है जेनेटिक्स से, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहां पर हमने जीन्स की डिस्कशन भी करनी है। जैसे कि 9th क्लास में हमने स्टार्ट में ब्रांचेस पढ़ी थी, तो वहां पे हमने ब्रांच जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ा हुआ है जी। इक्वल नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट आर कंबाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कि ईच पेरेंट से मुराद के मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, उनमें से क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, और वो क्रोमोसोम्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब कि वो सेम नंबर्स होंगे और वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपस में यूनाइट होंगे, मिलेंगे, उनमें फर्टिलाइजेशन अकर होगी। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रॉपरली पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो होपफुली आपको यहां से फर्टिलाइजेशन की समझ आ गई होगी।
आगे लिखा है स्टूडेंट्स के द क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड द जीन, यानी क्रोमोसोम्स जो हैं जब वो ट्रांसफर होंगे तो एक्चुअल में वो अपने अंदर उन्हीं जीन्स को लेकर जा रही हैं जिन जीन्स ने आगे जाके कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है उस ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट अभी तक जो मैंने सामने राइट किया है उसी से रेलिवेंट बुक के ऊपर एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बताएगी। इसमें आपके पास एक जेनेटिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको आप यहां से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप 9th क्लास की जो ब्रांचेस हैं उनमें से उस डेफिनेशन को ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में से इनहेरिटेंस का एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक ट्रेड्स का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने यहां से कंप्लीट करने हैं। अब स्टूडेंट्स हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये समझा सकूं कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ सेल जिसकी हमने डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये आप कह लीजिए सेल है। ठीक है जी। इसके बिल्कुल इनसाइड सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के इनसाइड आपके पास क्या अवेलेबल है, क्रोमोसोम्स। तो एक्चुअली यही आपके क्रोमोसोम्स हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर जाके देखा जाए तो इन क्रोमोसोम्स के इनसाइड स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो कुछ इस शेप में है, विच इज कॉल्ड डीएनए, विच इज कॉल्ड डीएनए। तो ये एक्चुअल मैंने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है। अब सवाल ये है यहां पे कि स्टूडेंट्स टॉपिक का नाम है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, तो ये बीच में डीएनए क्या कर रहा है। तो ये अगर हम सेल की सीक्वेंस को देखें हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग तो वो इस तरह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेल आ जाता है, सेल के इनसाइड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के इनसाइड डीएनए होता है जिस डीएनए के ऊपर जीन्स अटैच होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेयर। ठीक है जी। और डीएनए के अंदर जो जीन्स होती हैं एक्चुअल में हम उनको नाम देते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है जी, नाइट्रोजीनियस बेसिस। एक्चुअल में ये नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है ये हमारे क्या है, जीन्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीन्स। ठीक है जी, एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक हो गया जी। तो एक्चुअल में यहां पे आपके पास जो ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसमें इनसाइड जो है वो सारे की सारे क्या मौजूद होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस, यानी जिनको आप क्या कहते हैं, जीन्स। अभी इसमें मजीद डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा वर्क फॉर डे 2 का जो टॉपिक है वो एक्चुअल में इसी डीएनए के स्ट्रक्चर पर है। ठीक है जी। अब हम यहां तक अगर हमें ये बात समझ आ गई है तो अब हम एलिजिबल हैं कि हम क्रोमोसोम्स एंड जीन्स को परख सकते हैं। तो आ गई है कुछ इसके फर्स्ट पैराग्राफ में बातें 9th क्लास का 5 चैप्टर, अगेन वही चैप्टर सेल साइकिल, वहां से हमें रिकॉल करवाई गई हैं और कुछ बातें जो हैं वो हमें रीड करके समझ आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन जो इस टॉपिक में लिखी है वो ये है कि जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। तो जीन्स जो हैं वो किस पे कंसिस्ट करते हैं, डीएनए पे। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए के इनसाइड जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस पड़ी हुई है जिनको हम क्या कहते हैं, जीन्स। ठीक है। तो जीन्स इनसाइड ऑफ डीएनए पड़े होते हैं, दैट्स व्हाई हम ये कह रहे हैं कि जीन्स जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं किसके ऊपर, डीएनए के ऊपर जी। दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि जो हमारे पास जीन्स होते हैं उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए, और वो एक्चुअल में वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डीएनए प्रोवाइड करता है। In order to know the nature and working of genes,
we will have to study chromosomes in detail. यानी अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हमारे पास what is the explanation about genes, तो इससे पहले हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो किन पर करनी पड़ेगी, क्रोमोसोम्स पे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या लिखा, पहली लाइन क्रोमोसोम्स के बारे में कि द बॉडी सेल्स हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स, कि जो बॉडी सेल्स होते हैं इनमें कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होंगे वो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं पेयर में, इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये टर्म आपने 5 चैप्टर 9th क्लास प्रोफेस 1 वहां पर सुनी थी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी जो पेयर अप हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी सेल्स में देयर आर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक्चुअल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब हम उनकी पेयरिंग में बात करते हैं तो वो 23 इन नंबर हो जाते हैं। ठीक है जी। वी मे रिकॉल दैट ड्यूरिंग मियोसिस 2 members of each chromosome pair separate and each of them enters one gamete. ये बात भी हमें पता है कि जब जो हमारे पास मेल पेरेंट है एंड फीमेल पेरेंट है, जब वो मियोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं तो ड्यूरिंग दैट जब उन पर मियोसिस अक्कर होती है, उसके बाद उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं और फिर उनके क्रोमोसोम्स आपस में यूनाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, जायगोट। और वो जायगोट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उन्हीं पेरेंट्स की होती हैं जिनके गैमीट्स की फॉर्मेशन से वो आया होता है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसे कवर करते हैं। वो इस तरह के, देखिए हम ये बात पहले भी समझ चुके थे प्रीवियस क्लासेस में कि जब हमारा सेल डिवाइड करने लगा होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल क्या होता है कि क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन जब सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा होता, या यूं कह लीजिए कि बिफोर डिवीजन सेल के अंदर क्रोमाटिन या क्रोमाटिड्स मौजूद होते हैं। तो एक्चुअल में होता यह है कि क्रोमाटिड्स के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो क्रोमाटिड्स और स्पेसिफिकली उधर एक प्रोटीन मौजूद होती है विच इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर रैपिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, आप यूं समझ सकते हैं कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स वो एक्चुअल में क्रोमोसोम्स के हैं। इस क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास एक तो डीएनए और डीएनए के साथ अवेलेबल कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता ये है कि डीएनए जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर, क्रोमाटिन के स्ट्रक्चर के ऊपर रैपिंग करना शुरू कर देता है, यानी हिस्टोन प्रोटीन के साथ, जिस वजह से ये कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बीड्स इन अ स्ट्रिंग का नाम देते हैं। बीड्स इन अ स्ट्रिंग से मुराद क्या होगा स्टूडेंट्स, उसी तरह जिस तरह हमारे पास आप कह लीजिए कि एक तस्बीह है, तो उस तस्बीह में हमें नजर आती है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब धागा और बीड्स का मतलब दाने। तो वो पूरी की पूरी जो तस्बीह है वो टोटली कवर होती है उन दानों के साथ, जिसको हम तस्बीह कहते हैं। इसी तरह का एक स्ट्रक्चर यहां पर अवेलेबल है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, और इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम्स। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। तो न्यूक्लियोसोम्स वो स्ट्रक्चर है जिसकी हमने अभी बात की है। तो आइए इसे देखते हैं जी। क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल सिंपली एज क्रोमाटिन। ठीक हो गया जी। क्रोमाटिन इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा मटेरियल है, मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए एंड प्रोटीन्स। और ब्रैकेट में उन्होंने मेंशन किया हुआ कि मेनली जो प्रोटीन होती है इट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक हो गया जी। अब क्या होता है जी कि डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म्स राउंड स्ट्रक्चर्स। कि डीएनए जो है वो एक्चुअल में हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग क्या करता है,
ऐसे रैपिंग करना शुरू कर देता है और राउंड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। जी आगे लिखा हुआ स्टूडेंट्स के डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसोम्स, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो उसके ऊपर रैपिंग करना शुरू करेगा तो वो कुछ उनके दरमियान में भी होगा और कुछ प्रॉपरली उनको साइड से क्या करेगा, हिस्टोन प्रोटीन को कवर करेगा। In this way, nucleosomes and the DNA between them look like beads on a string. तो ये कैसे फील होते हैं, beads on a string, जिस तरह मैंने आपको तस्बीह की एग्जांपल दी है, ठीक है, इधर आएगा beads on a string। अच्छा जी, आगे स्टूडेंट्स लास्ट लाइन है इस टॉपिक की कि द फाइबर्स कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम्स कंडेंस इनटू कॉम्पैक्ट फॉर्म एंड गेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। कॉम्पैक्ट का मतलब कि हार्डेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे ही डीएनए जो है वो बार बार जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैपिंग करेगा और राउंड स्ट्रक्चर बनता जाएगा, वो जितना मिक्स होते जाएंगे वो उतना ही ज्यादा हार्डेस्ट फॉर्म में आते जाएंगे और फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आएगा विच इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। नीचे आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम भी नजर आ रही होगी कि उन्होंने एक फाइबर जो है, जो कि एक्चुअल में डीएनए के फाइबर्स पड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे, वो इस तरह जो है वो क्या कर रहे हैं, रैपिंग कर रहे हैं, और रैपिंग आपको नजर आ रही होगी जो प्रॉपर हो रही है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक था क्रोमोसोम्स एंड जीन्स का, आपने इस टॉपिक में से न्यूक्लियोसोम्स का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके अलावा ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने याद करना है, ठीक है जी। इसमें आप डायग्राम भी जो है वो भी क्या करेंगे, डायग्राम को भी बनाएंगे। इस लॉन्ग क्वेश्चन में फर्दर कटिंग नहीं है, ये आप स्टार्ट से लिखेंगे जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, और इसको अगले पेज तक कंप्लीट आपने कॉपी करना है। इसमें सिर्फ आपने फिगर 15.1 की जो हेडिंग है उसको काट देना है, बाकी इसको कंप्लीट लिख के आपने इस डायग्राम को बनाना है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आज स्टूडेंट हमारा वर्क फॉर डे 1 यहां तक कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम वर्क फॉर डे 2 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। स्टूडेंट्स अब जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली क्रोमोसोम्स एंड जीन्स की बात की थी, तो वहां पे हमने वो 2 सेगमेंट्स जो थे वो प्रॉपरली डिस्कस कर लिए थे, और उसी टॉपिक की फर्स्ट लाइन जो हमने रीड की थी वो ये थी कि जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए। इट मींस दैट कि डीएनए इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई आज हमारा जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू एएलपी वो वाटसन क्रिक मॉडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि ये मॉडल 1953 में 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, जिनमें से एक साइंटिस्ट का नाम जेम्स वाटसन था और दूसरे साइंटिस्ट का नाम फ्रांसिस क्रिक था। इन्होंने मिलकर 1953 में डीएनए का जो मॉडल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो दिया। तो स्टूडेंट्स कुछ डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है उस वे से जिससे आपके लिए कन्वीनियंट हो समझना, ठीक है जी। तो वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में डायग्राम बुक पे थोड़ी सी शेप चेंज है, मैंने थोड़ी सी चेंज बनाई हुई है ताकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रॉपरली करवा सकूं या कर सकूं। तो ये मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है एक्चुअली इट इज डीएनए, ठीक है जी। अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने याद रखना है इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, ठीक है जी। और उसमें से जो एक स्ट्रैंड होता है उसको हम पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कहते हैं। पॉली मींस मैनी, ठीक है, आप जानते हैं पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है जी। तो एक्चुअल में यहां पे 2, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, तो ये एक्चुअल में 2 स्ट्रैंड हैं जिनको हम 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का नाम
देंगे। ठीक हो गया जी, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इट इज लाइक जिपर, जिस तरह जिप होती है, इसको हम डबल हेलिक्स का नाम भी देते हैं। हेलिक्स वर्ड एक स्ट्रक्चर का है जो हेलिक्स शेप होती है, जिस तरह आपके सामने ये शेप बुक पे बनाई गई है। बुक के पेज नंबर 95 पे आपको ये टॉपिक मिलेगा। आपको आपके इस टॉपिक के राइट साइड पे 2 डायग्राम्स बनी नजर आएंगी, जिसमें से आपने लेफ्ट साइड वाली देखनी है, जिसके ऊपर आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आप ये देखिए उसी के बॉटम पे उन्होंने डबल हेलिक्स का वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये डबल हेलिक्स शेप होती है। इस शेप में हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अब स्टूडेंट्स एक्चुअल में जो लाइन मैंने पिछले टॉपिक की आपको पढ़कर बताई थी, मैं अगेन रिपीट करता हूं, वो ये कि जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, कि जीन्स किस पर मुश्तमिल करते हैं, डीएनए पे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये एक्चुअल में पूरा जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए का है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनसाइड ऑफ डीएनए, क्या कह सकते हैं? इनसाइड ऑफ डीएनए जीन्स प्रेजेंट, यानी डीएनए के अंदर क्या मौजूद है? जीन्स। ठीक है, इनको हम एक नाम ये भी देते हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, कि जिंदगी जो है, लाइफ जिंदगी, उसके लिए जीन्स की बेसिस पर इन्हें कोड्स कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक कोड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इनके कुछ नाम और भी हैं, इनको आगे जाके हम विद द पास्ट ऑफ टाइम देखेंगे। बहरहाल अभी हमने ये बात की कि ये हमारे पास वाटसन क्रिक मॉडल है डीएनए का। इस मॉडल में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। पॉली का मतलब हमने पढ़ा मैनी, और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और इसके अंदर कुछ नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। इन बेसिस को भी अभी हम रीडिंग में देख लेंगे कि व्हाट इज नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है, वर्ड से आपको उसका अंदाजा हो गया होगा। और हमने ये पढ़ा कि डीएनए के इनसाइड जो है वो हमारे पास जीन्स मौजूद हैं, जिनको हम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं। एक और बात जो हमने डिस्कस की वो ये कि इसका स्ट्रक्चर जो है ये डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स इज लाइक अ जिपर। जिस तरह आप कह लीजिए कि आपके बैग की जिप है, जब हम उसे क्लोज करते हैं तो क्या होता है कि वो दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं जो बैग की जिप के हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और वो टोटली क्या हो जाते हैं? क्लोज। जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है बैग का, जो कि अंदर पड़ा मटेरियल जो भी आपके बैग में उसको क्लोज कर देता है। एक बात। दूसरी बात, एक्सटर्नली वो एक स्ट्रक्चर नजर आता है एक प्रॉपर। तो यही डबल हेलिक्स जो है इट इज लाइक अ जिपर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में डीएनए का होता है। फिर स्टूडेंट्स जैसे कि हमने बात की कि डीएनए के इनसाइड जीन्स पाए जाते हैं, जिन्हें जेनेटिक कोड्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो उन्हीं जीन्स की अगर बात कर ली जाए इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 टाइप ऑफ जीन्स हैं जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है जी, द फर्स्ट इज एडेनिन, सेकंड इज थायामीन, third is guanine, and last and fourth is cytosine। ठीक है जी, इनके फर्स्ट लेटर जो हैं, अल्फाबेट्स जो हैं कैपिटल फॉर्म में, उनको हम बाहर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एडेनिन में आपको ए कैपिटल नजर आ रहा है, हम एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, थायामीन को कैपिटल टी से, गुआनिन को कैपिटल जी से, एंड साइटोसिन को कैपिटल सी से। तो ये एक्चुअल में हमारे पास स्टूडेंट्स 4 आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास जीन्स हैं। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है एक को, दूसरे को थायामीन न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, तीसरे को गुआनिन न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, और चौथे को साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये तमाम न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जो हमारे डीएनए के इनसाइड पाए जाते हैं। अब अगर आप इस तरफ देखिए तो आपको यही सिंबल्स इस डीएनए के अंदर बने हुए नजर आ रहे होंगे, यही अल्फाबेट बने हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप गौर करें इस स्ट्रक्चर की तरफ तो आपको नजर आ रहा होगा कि ए के बिल्कुल सामने
या यूं कह लीजिए एडेनिन के ऑपोजिट थायामीन है। इट मींस दैट कि हमेशा जीन्स जो हैं वो पेयरिंग में रहने की कोशिश करते हैं, वो पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स एडेनिन जो है वो पेयर बनाएगी थायामीन के साथ। और आप ये बेहतर जानते हैं, आपने अच्छी तरह केमिस्ट्री में 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ आई थिंक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, केमिकल बॉन्ड। आपको मैंने वहां पर बताया था कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दो चीजों का आपस में जो एक जगह मिलकर रहना है, उनका एक दूसरे की तरफ जो खिंचाव है वो एक्चुअल में बॉन्ड कहलाता है। इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी तरह अगर एक एडेनिन है जो कि जीन है और एक थायामीन है जो कि एक जीन है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे के साथ पेयरिंग की फॉर्म में रहेंगे, तो एक्चुअल में बीच में एक ऐसा ब्रिज होगा, बीच में एक ऐसा लिंक होगा, बीच में एक ऐसा कनेक्शन होगा जो इनको एक जगह पर रखेगा। और एक्चुअल में वो कनेक्शन जो है वो एक केमिकल बॉन्ड है जिसको हम फिल वक्त नाम दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, लेकिन ये एक अलग से सेगमेंटेशंस में एक अलग टॉपिक था विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी। तो बॉन्ड का वर्ड आपने याद रखना है। तो एक्चुअल में होगा ये कि एडेनिन और थायामीन हमेशा आपस में क्या करते हैं, एडेनिन और थायामीन आपस में हमेशा पेयर बना लेते हैं और इनकी पेयरिंग की वजह से इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड में आपके पास ये डबल बॉन्ड होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। इसी तरह स्टूडेंट्स ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल। ये एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। ये प्रॉपरली हमने डिस्कस किया है, इसलिए हम इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। अब स्टूडेंट्स आप आ सकते हैं बुक पे, आप आ जाइए। आप बुक पर जब आते हैं तो वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में, तो आइए इसकी रीडिंग देखते हैं कि इन 1953 के 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया। अकॉर्डिंग टू द वाटसन क्रिक मॉडल, यानी वाटसन क्रिक मॉडल के मुताबिक अ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल, जैसे मैंने सामने वो बनाया हुआ है उसका स्ट्रक्चर, इट इज ओनली 1 डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, यानी इस पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स मौजूद हैं। दीज स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, यानी दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे से कॉइल किया हुआ है। ठीक है। और एक स्ट्रक्चर बनाया है विच इज कॉल्ड डबल हेलिक्स। अब क्योंकि ये तो व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया गया है, अगर आप गौर से देखें तो इसको बनाने का तरीका कुछ मैंने ऐसा ही यूज किया था कि पहले मैंने एक ऐसे बनाने की कोशिश की फर्स्ट, एंड सेकंड इज मैंने इसको ऐसे ला के आपस में कंबाइन कर दिया। इट इज सिंपल वे टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप बुक वाले स्ट्रक्चर को ही इस लॉन्ग क्वेश्चन में बनाएं। और बस आपको ये बताने के लिए बनाया कि इसमें आपने देखा मैंने एक पार्ट पहले बनाया, दूसरा पहले बनाया, तो एक्चुअल में ये डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है जी। आगे कहते हैं जी कि आपके पास देयर इज अ फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स। देखिए ये जो डीएनए की डबल हेलिक्स है, इसको बाहर से प्रोटेक्शन देने के लिए फॉस्फेट शुगर, ये 2 वर्ड उन्होंने यूज किए हैं, फॉस्फेट प्लस शुगर। ठीक है। राइबोस शुगर एक्चुअल में होती है 5 कार्बन वाली, तो ये एक्चुअल में एज अ बैकबोन के तौर पे काम करते हैं, डीएनए को मतलब स्ट्रेट करके रखते हैं और स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। अगर ये नहीं होगा तो डीएनए का स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। ठीक है जी। इन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स एंड द नाइट्रोजीनियस बेसेस आर ऑन द इनसाइड। आउटसाइड जो है वो जो पूरा स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसकी प्रॉपर बैकबोन बनाने में फॉस्फेट ग्रुप और शुगर रोल प्ले करते हैं, जबकि उसके इनसाइड जो है वो हमें क्या नजर आती हैं, सारी की सारी नाइट्रोजीनियस बेसिस। ठीक है। जो हमारे पास जीन्स मौजूद हैं जी। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे लिखा हुआ है कि
In double helix, the nitrogenous bases of opposite nucleotides form pairs through hydrogen bond. यानी ये आपस में एक दूसरे के क्लोज होते हैं, अपने दरमियान बॉन्ड बनाते हैं, which is called hydrogen bond, ताकि ये पेयरिंग की फॉर्म में रह सकें और स्टेबल हो सके। और ये याद रखिएगा कि हमेशा एडेनिन के सामने थायामीन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन ही आते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, इसमें मजीद इंप्लीमेंटेशन हो सकती हैं, मजीद एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप ये नेक्स्ट सीरीज ऑफ बायोलॉजी क्लास जो कि आप फ्यूचर में देखेंगे तो आप सेकेंड ईयर के अंदर प्रॉपरली जीन्स की डिस्कशन देखेंगे। अभी फिल वक्त आपने याद रखना है कि एडेनिन, थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन ये चार जीन्स हैं जिनके आपस में पेयर बने हैं। और वो पेयरिंग इस तरह है कि एडेनिन के सामने हमेशा थायामीन, ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पेयरिंग है जो चेंज नहीं हो सकती। अगर चेंज हुई तो एबनॉर्मेलिटीज आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम देखते हैं, आपको ये इल्म होगा कि डीएनए से एक स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड आरएनए। ठीक है, तो आरएनए में भी जीन्स यही होते हैं, सिर्फ एक चेंज होता है कि थायामीन की जगह यूरासिल आ जाता है, जिसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो हमारे पास आरएनए है उसमें भी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं, लेकिन थायामीन की जगह जो है वो यूरासिल आ जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। दिस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब ये मखसूस है। नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, जो एक न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन बेस है नाइट्रोजीनियस, ये फॉर्म्स पेयर विद द थायामीन। ये किसके साथ पेयर बनाएगी? थायामीन ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड, जो कि उसका ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड है। ऑपोजिट का मतलब उसके बरअक्स है, जैसे एडेनिन है तो उसके ऑपोजिट आप देख सकते हैं थायामीन है। While साइटोसिन फॉर्म्स पेयर विद ग्वानिन, और साइटोसिन किसके साथ पेयर बनाती है? ग्वानिन। There are 2 hydrogen bond between adenine and thiamine, while 3 hydrogen bonds present in between cytosine and guanine. तो आप ये देख सकते हैं, मैंने सामने मेंशन कर दिया है कि एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, वाइल ग्वानिन एंड साइटोसिन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होता है। ये बॉन्ड एक्चुअली क्या है? इट इज लाइक अ ब्रिज जो कि इनको आपस में कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये ब्रिज की फॉर्म में एडेनिन और थायामीन एक ब्रिज के साथ लिंक अप है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह साइटोसिन एंड थायामीन है। तो स्टूडेंट्स ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक मॉडल। ठीक है, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंप्लीट करना है। इसमें भी कोई कटिंग नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर में हम कटिंग नहीं कर सकते। इसके बाद राइट साइड पे आपके पास जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की डायग्राम है, आपने वो ड्रॉ करनी है। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बिल्कुल इसी के नीचे है, हम उसको आगे स्टार्ट करते हैं। वो है स्टूडेंट डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, देखिए यहां पे स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन। स्टूडेंट्स रेप्लिकेशन का मतलब होता है डिवाइड होना, कॉपी होना। स्पेसिफिकली वर्ड हम कॉपी का यूज करते हैं। रेप्लिकेट कर जाना, डीएनए का रेप्लिकेट करना मीन टू से कि डीएनए अपनी कॉपीज जो है वो इटसेल्फ बना सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स का मतलब कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द ऐसे क्वाइल होकर आए होते हैं प्रॉपरली कि वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और वो अटैचमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब जब हमने डीएनए की रेप्लिकेशन की बात करनी होती है, उसकी डिवीजन की बात करनी होती है, तो एक्चुअल में वो बात इस तरह होती है कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हेलिकेज। एक क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम एक वो एंजाइम है जिसने क्या करना है, जो डबल हेलिक्स है उस डबल हेलिक्स को उसने स्प्लिट करना है और स्प्लिट करके उसको क्या कर देना है, सेपरेट।
तो डबल हेलिक्स को सेपरेट करने के लिए हम एक हेलिकेज एंजाइम जो है बॉडी में पाया जाता है। जब डीएनए को इस चीज का इल्म होता है या उसको पता है कि मैंने डिवीजन करनी है, तो एक स्पेसिफिक एंजाइम आता है विच इज कॉल्ड हेलिकेज। वो एंजाइम आके जो हमारा डीएनए है, उस डीएनए की जो डबल हेलिक्स है उसको क्या करता है, स्प्लिट करता है। स्प्लिट करने से ये दो स्ट्रैंड जो आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के पेयरिंग करके कह लीजिए पड़े हुए थे, वो दोनों स्ट्रैंड स्प्लिट करके सेपरेट हो जाते हैं। अब देखिए जब सेपरेट होंगे तो आप यहाँ पे यूं समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगा लीजिए। अब जैसे ही आप इसके सेंटर में लाइन लगाएंगे तो आपको नजर आ रहा होगा एजी वाली सेगमेंटेशन एक जगह हो गई है और टीसी वाली सेगमेंटेशन एक सेपरेट जगह हो गई है। ठीक है, अब होगा क्या कि डीएनए के अंदर ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि डीएनए जो है वो अपने स्ट्रैंड्स यानी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को जनरेट कर सकता है। तो डीएनए अपने एक साइड वाले यानी जो लेफ्ट साइड, मैंने आपको बताया सेंटर में लाइन लगाई है, एक लेफ्ट साइड बनेगी और एक राइट साइड। तो यहां पे क्या होंगे कि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जनरेट होंगे, जो एक लेफ्ट साइड पे आके अटैच हो जाएगा और एक राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे आके अटैच होगा, जाहिरी सी बात है उधर वो जीन्स मौजूद होंगे जो कि लेफ्ट साइड वाले के साथ होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर टी है तो जो न्यू न्यूक्लियोटाइड आएगा वो ए वाला आएगा। अगर फॉर एग्जांपल उसके नीचे सी है तो न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है वो उसके साथ जी वाला आएगा। इस तरह करके डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है और एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। इसको भी रीड करने से पहले हम देख लेते हैं कि अगले पेज पे इसकी एक डायग्राम उन्होंने बनाकर एक कह लीजिए लैडर, जिस तरह सीढ़ी नहीं होती लैडर, उसकी एग्जांपल देने की उन्होंने कोशिश की और बताया है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आप देखिए लिखा हुआ है डबल हेलिक्स इज अनबाउंड। अनबाउंड मतलब सेपरेट हो रही है और टू स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए। अब जाहिर सी बात है इसने डीएनए रेप्लिकेट करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद हमेशा डॉटर सेल्स आते हैं। तो जो डिवाइड करता है उसको हम पेरेंट कहते हैं, इसलिए यहाँ पे पेरेंट डीएनए लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो पेरेंट डीएनए वाली डायग्राम है, इसके बिल्कुल सेंटर में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सेंटर में से सेपरेट हो रहा है। तो सेंटर वाली डायग्राम देखिए आपको नजर आ चुका है कि स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं और इसमें न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर ऐड हो गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि आगे न्यू स्ट्रैंड्स बन गए हैं जो कि न्यू डीएनए। और देखिए ये जो न्यू स्ट्रैंड्स बने हैं इसके टॉप पे उन्होंने टेम्पलेट स्ट्रैंड्स कहा है। टेम्पलेट स्ट्रैंड्स जो पहले मौजूद थे, जिनको आप ओरिजिनल स्ट्रैंड्स कह सकते हैं, वो अवेलेबल थे। तो न्यू स्ट्रैंड्स जब आकर लगे तो आपने देखा कि एक ओरिजिनल जो पेरेंट डीएनए था उससे आइडेंटिकल हमारे पास ये राइट साइड पे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स लगने से दो डीएनए जो हैं वो आ जाएंगे। अब आपने ये देखा ये डीएनए की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है जी, अब आप पेज नंबर 95 पे आ जाइए। बॉटम पे डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक है। आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं जी। We have studied in grade 9 cell cycle that before a cell divides, its DNA is replicated, means duplicated. बिल्कुल ये बात सही है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड करता है तो सेल की डिवीजन से पहले कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं ड्यूरिंग इंटरफेस। अगर आपको याद हो तो हमने जब 5 चैप्टर सेल साइकिल क्लास 9th में पढ़ा था तो हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी कि इंटरफेस वो वाहिद फेस है जिसमें आपका सेल 90% टाइम स्पेंड करता है। बाकी 10% उसने अगर माइटोसिस करनी है वहां चला जाएगा, मियोसिस करनी है वहां चला जाएगा। अब जब एक सेल इतना ज्यादा अपना टाइम 90% अगर इंटरफेस में दे रहा है, इट मींस दैट इंटरफेस इज एन इंपॉर्टेंट फेस। तो स्टूडेंट्स इंटरफेस क्या था मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं, रिकॉल करवा देता हूं कि इंटरफेस एक ऐसा फेस था जिसमें हमने ये देखा था कि जो जो चीजें एक सेल को चाहिए, जो जो सेल की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन बेसिस पर उसने डिवाइड करना है, वो तमाम रिक्वायरमेंट इंटरफेस में पूरी होती थी। जिसमें अगर आपको याद हो तो हमने G1, S और G2 फेस पढ़ा था। तो अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं, वो ये कि ये फर्स्ट लाइन में जो अभी हमने रीड की, उन्होंने कहा कि सेल साइकिल में डिवीजन से पहले
आपका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है यानी डिवाइड करता है। अब सवाल ये कहां हो रहा था, तो देखिए अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे पढ़ा था एस फेस। क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? एस फेस। एस फेस क्या था हमने पढ़ा था? इट इज सिंथेसिस फेस। सिंथेसिस फेस क्या होता है कि ऐसा फेस जहां पे एक्चुअल में जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, वो एक्चुअल में डुप्लीकेट होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्टूडेंट्स क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए हैं तो क्रोमोसोम के अंदर भी जो चीजें मौजूद हैं वो तमाम डुप्लीकेट होंगी। तो हमने अपने अभी प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा वर्क फॉर डे 1 था उसमें देखा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पड़ा होता है। तो एक्चुअल में जब एस फेस होता है इंटरफेस का, तो सिर्फ आप ये ना समझिए कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं, उनकी रेप्लिकेशन होती है, एक्चुअल में उनके अंदर मौजूद पढ़ा डीएनए भी रेप्लिकेट होता है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं। It is done to make the copies of the chromatids of chromosomes. एक्चुअल में क्रोमोसोम्स की कॉपीज बननी होती हैं। बहरहाल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, अब यहां पे मेथड है कि रेप्लिकेशन कैसे होती है, देखिएगा। डीएनए डबल हेलिक्स इज अनबाउंड, पहले वो सेपरेट होंगे और 2 स्ट्रैंड्स सेपरेटेड, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेटेड हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो अनबाउंडिंग होनी है, अनवाइंडिंग भी इसको कहा जाता है, जब अनवाइंडिंग होनी है, स्ट्रैंड्स ने सेपरेट होना है, तो एक्चुअल में यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आके ये फंक्शन परफॉर्म करता है। ये आपकी आई थिंक सो थ्योरी में नहीं लिखा, मुझे लगा कि लिखा हुआ इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन बहरहाल आप लिख लीजिए इसको एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पे कि हेलिकेज एंजाइम है जो कि इस डबल हेलिक्स को सेपरेट करता है। मच लाइक द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ अ जिपर, और इसी तरह जिस तरह जिपर की फॉर्म में 2 स्ट्रैंड्स आ जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल उसी तरह है कि आपके बैग की जिप क्लोज थी, आपने उसको ओपन किया, तो जब आप ओपन करेंगे तो दोनों जिपर से मुराद जो जिप है वो क्या हो जाएंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है जी? Each strand acts as a template to produce another strand, कि हर स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट के तौर पे काम करेगा और नया स्ट्रैंड जनरेट करेगा, जिसको हम न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का नाम दे रहे हैं। अब क्या होगा, इट्स एन बेसिस, एन का मतलब नाइट्रोजीनियस, इट्स नाइट्रोजीनियस बेसिस मेक पेयर विद द नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, कि इसकी जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ पेयर अप होंगे। In this way, both template strands make new polynucleotide strands. तो ये नए polynucleotide strands बनेंगे in front of them, उन्हीं के सामने, और each template and its new strands together then form a new DNA double helix. जैसे वो न्यू बनेंगे तो वो आपस में दोबारा जो है वो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, जिससे नया डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आ जाएगा। और आखिरी बात, आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल, जो कि आप क्या लीजिए ओरिजिनल के आइडेंटिकल होगा, इट मींस दैट उसकी कॉपी होगी। और डायग्राम स्टूडेंट्स मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। तो ये एक्चुअल में आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वाटसन क्रिक मॉडल एज वेल एज क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। इसको स्टूडेंट्स आपने डीएनए रेप्लिकेशन को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे परफॉर्म करना है, इसमें कोई भी कटिंग नहीं है, आपने इसको स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, नहीं बल्कि आप इसमें यूं करिएगा कि फर्स्ट लाइन जो है वो आप कट कर देंगे, वी हैव स्टडीड इन ग्रेड 9 सेल साइकिल दैट बिफोर, ये वाली आप यहां से स्टार्ट करेंगे सेकंड लाइन से। इट इज डन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इट इज की जगह आप डीएनए रेप्लिकेशन लिखेंगे। ठीक है, और इसको प्रॉपरली आप लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं जो अगले पेज 96 के टॉप पे है तो आप बना सकते हैं, एल्स इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है। तो आज स्टूडेंट्स हमारा जो वर्क फॉर डे 2 है वो इन 2 टॉपिक्स के साथ कंप्लीट होता है। जिस वर्क फॉर डे 2 में हमने आज जो टॉपिक कंप्लीट किए उसमें एक टॉपिक हमारा वाटसन क्रिक मॉडल था और सेकंड डीएनए रेप्लिकेशन।